नमस्कार साथियों आज से हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं हम। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है थोड़ा बच्चों को टिपिकल लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाए तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत अगर अभी से कर ली जाए और अगर साल भर अगर अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, रिएक्शन समझना जरूरी रहता है। और अभी से अगर तैयारी करेंगे, अभी से समझ ली जाए तो अपने पास काफ़ी टाइम है। तो एग्ज़ाम के टाइम तक तो अपना जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है कि रिवीजन मांगती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर साल भर रिवीजन करते रहे तो जो भी रिएक्शन है उनसे आप फेमिलियर हो जाओगे। और रिएक्शन से फेमिलियर हो जाओगे तो कभी भी किसी भी टाइम पे आपको उठा के पूछ लेगा भैया ये रिएक्शन कौन सी, तो आप आसानी से बता सकते हो। दूसरी चीज़ है, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो पेन का जरूर सहारा रहे, पेन और कॉपी का। तो आप जो है सबसे पहले आज ये जो लेक्चर देख रहे हो तो आप सबसे पहले अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे बेसिक चीज़ों की, और अगर ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपको सारी रिएक्शन बनाना समझ में आ जाएगी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरुआत करें अपन बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की। और क्लास 12th का पहला लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये, और अपन पढ़ रहे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन जो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आज हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बेसिक चीज़ें आपको पता है कि जो कार्बन है, कार्बन एक अकेला बहुत होशियार एलिमेंट है। ये कार्बन बहुत होशियार एलिमेंट है। कार्बन के लाखों कंपाउंड्स हैं। अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो दूसरे एलिमेंट एक तरफ और कार्बन अकेला एक तरफ, और इसके अकेले के उन दूसरे एलिमेंट्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा यौगिक हैं। किसके? कार्बन के अकेले के ढेर सारे, और हर साल नए रिसर्च हो जाते हैं। इसका कारण है कि कार्बन क्या होता है, कार्बन एक मैत्रीपूर्ण एलिमेंट्स हैं, सभी के साथ दोस्ती कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्त किसके हैं? कार्बन के। मतलब सबसे ज़्यादा यौगिक किसके हैं? कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक है। इसमें श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, या आसानी से किसी के साथ में भी जुड़कर क्या बना लेता है? यौगिक बना लेता है। अब बात करें कि कार्बन, तो कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन भी जरूरी है कि कार्बन है क्या। तो कार्बन का जो संकेत होता है ये आप सभी को मालूम है कि कार्बन का संकेत क्या होता है? C है। ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक आप सभी को मालूम है 6 है। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना है? 12 है। अब बात करें कि कार्बन जो होता है, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये 3 अलग अलग समस्थानिक हैं, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में 99% क्या है? कार्बन 12 है। थोड़ा सा कार्बन 13 है, और उससे बहुत कम मात्रा में कार्बन 14 पाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि नेचर में जो है कौन इन समस्थानिकों में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स है? कार्बन 12। किसकी बात करें? कार्बन 12। तो कार्बन 12 जो है इसका परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन का जो संकेत है वो क्या है? C। अब आपके सामने मैं यहां लिख रहा हूं, ये लिखा मैंने कार्बन 6 और ये 12। अब इस कार्बन में जो है आपको प्रोटॉन की संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है भैया? इसमें जो परमाणु क्रमांक है, किसी भी जो जब भी अपन किसी के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करें मतलब उसके अंदर इतने प्रोटॉनों की संख्या है, वही उसके प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है द्रव्यमान क्रमांक लिखा हुआ है। तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। अब भैया इस कार्बन के ऊपर अगर मैं कोई आवेश नहीं है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, 0 आवेश है, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो ही क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो जो परमाणु जो बाहर होता है, परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान बराबर, ध्यान से समझिएगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं रहता है, तो आपको प्रोटॉनों की संख्या मालूम है कितनी है? 6 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल जाएगी, 12 माइनस 6 कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है आपके पास? कार्बन के पास 6 है न्यूट्रॉनों की संख्या। अब जब भी अगर
यहाँ पर जैसे कि पॉजिटिव चार्ज लगाऊं, C+ लगाऊं, C+ लिख दिया, तो C+ में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, वो की वे 6 मिलेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो गए। न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं भैया, किसी भी परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ओके, जैसे अब बात करूं, जैसे किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी 7 और न्यूट्रॉन की संख्या वो क्यों रहेगी। अगर मैं यहाँ लिख दूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 तो इलेक्ट्रॉन है, 2 और बढ़ गए, तो 6 और 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2+ लिख दूं, समझना ध्यान से, 2+ लिख दूं, तो प्रोटॉनों की संख्या 6 है कि 6 ही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 कम हो गई, तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। मतलब C2+ में किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी के भी अगर जो एलिमेंट से लिखा है, जो भी एलिमेंट्स है उसका परमाणु है, उस परमाणु के ऊपर अगर अपनों ने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, तो उतने जितने पॉजिटिव लगा रखे उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, जितने नेगेटिव लगा रखे उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है उससे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। नेगेटिव चार्ज लगाते हैं और पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किसमें चेंज आएगा भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। और यदि उदासीन है, कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, उस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों ही क्या होगी, सिमिलर होगी। आया समझ में। ओके, अब हम बात करें, कार्बन की शुरुआत तो कर ली। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उदासीन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s2 2s2 और ये 2p2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। अगर मैं कहूं कि कार्बन का जो है प्रोटॉनों की संख्या इसमें 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी 6 है। अब ये क्या कोश है, इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला कोश है, ये नाभिक हो गया, ये पहला कोश जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कोश जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन की परमाणु संरचना का डायग्राम बन गया। किसका बन गया, कार्बन की परमाणु संरचना का डायग्राम बन गया। अब इसके संयोजी कोश में, बाहरी कक्षा संयोजी कोश है ना, बाहरी कक्षा को क्या कहते हैं, संयोजी कोश। और संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, इसके पास 4 है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। कितनी मिलेगी आपको, संयोजकता 4 मिलेगी। तो ध्यान रखना, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। ये 4 संयोजकता मतलब 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ सकता है ये कार्बन, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 है। ठीक है, कैसे, अब ये भी आपको बताता हूं कैसे संयोजकता 4 हो रही है। तो देखो यहां पे C6 लिखा, ध्यान से, C6 1s2 2s2 और ये लिखा मैंने 2p2। बाहरी कक्षा में ये s और ये p में ये इलेक्ट्रॉन भर रखिए। अब क्या होगा, जब भी कार्बन जैसे संयोग करेगा किसी के साथ, तो उस कंडीशन में कार्बन का यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, p में चला जाए। अब देखिए आप कार्बन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कितने हाइड्रोजन परमाणु से साझा कर सकता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु से साझा कर सकता है। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर देखो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, ये चारों इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और ये क्या करी, साझेदारी करी। जब भी कोई बंध बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनेगा, है ना। ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। वो आगे की प्रोसेस है कि इसमें एक S 3 P मिलकर 4 sp3 बनते हैं और 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके CH4 का अणु बनाते हैं। वो बात तो अपन बाद में फिर कभी संकलन में करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कार्बन की संयोजकता जो है वो कितनी है, 4 है। तो कहीं पर भी आप कार्बन जो देखेंगे तो कितने बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा आपको, कार्बन 4 बंध बनाता हुआ दिखेगा कार्बनिक यौगिकों में। बात करें आगे, मिटा देता हूं इसको। तो साथियों अपनों ने देख लिया है कि कार्बन का जो है संयोजी कक्षा में जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन से अछूती तो है ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जो यौगिक मिलकर बने होते हैं उन्हें कहोगे आप हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन। आपको मालूम है संयोजकता कार्बन की 4 है, ये संयोजकता कितनी है? 4 है। अब हाइड्रोकार्बन में भी डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एल्केन्स होते हैं, एल्किन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन क्या बात कर रहे हैं? बेसिक चीज़ों का रिवाइज कर रहे हैं। और इन बेसिक चीज़ों का रिवाइज कर लोगे तो आपको जो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होगी, जो फार्मूले जो होंगे, उन फार्मूलों को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप शुरू से देखिए और लास्ट तक देखिए, अच्छा सा देखिए इस वीडियो को। आजकल क्या है, स्टूडेंट्स को, छात्रों को बहुत जल्दबाजी बहुत रहती है। जैसे स्टेटस में थोड़ी थोड़ी देर में गाने चेंज हो जाते हैं, वैसे तो आजकल ये आदत हो गई स्टूडेंट्स की कि एक गाना भी पूरा नहीं सुन पाते हैं। जो को गाना तो इतना मधुर रहता है, संगीत रहता है, उसमें सब कुछ रहता है, वो गाना भी 5 मिनट में निकालना पूरे एक गाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मन में क्या है, बेचैनी रहती है कि इसके बाद ये देख लें, थोड़ा ये देख लें, थोड़ा वो देख लें, थोड़ा वो पढ़ लें। तो ऐसे ही करके स्किप कर करके पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको टिकना पड़ेगा और अच्छे से बैठना पड़ेगा और फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप पढ़ पाओगे। पूरा लेक्चर देखोगे तो केमिस्ट्री समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप सिटिंग लगाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए और फिर केमिस्ट्री पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से की। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अपन पहला लिख रहा हूं एल्केन, जो आप पढ़ चुके हैं, एल्किन और फिर एल्काइन। एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन, इनको क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं भैया इनको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसको अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि आजकल जो है फैसिलिटी बहुत हो गई है, आजकल यूट्यूब पे मटेरियल बहुत है। मटेरियल तो बहुत है, लेकिन पढ़ने वाला भी तो चाहिए। पढ़ कहाँ पे रहे? कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं है कि कंपटीशन बढ़ गया है। पढ़ने वालों का जो रेशियो है वही है, जो पहले पढ़ रहे थे उतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और साथियों, कंपटीशन तो है और कंपटीशन था और कंपटीशन रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अब कंपटीशन बढ़ गया है अब वाली जनरेशन के लिए। मैं कहता हूँ कि अब वाली जनरेशन भी अगर ढंग से पढ़े और अच्छे से प्रिपरेशन करे तो कोई कंपटीशन नहीं है, नौकरियाँ भी लग रही, सब कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पढ़ेंगे नहीं और सिर्फ अपन उम्मीद रखेंगे कि भैया साल भर पढ़ाई नहीं और अपन उम्मीद रखोगे कि मेरा 90% बन जाए, तो ऐसा होगा नहीं है। आपने मेहनत कर रखी तो 90% बनेंगे, नहीं करी तो कहाँ से बनेंगे? नहीं करी तो फेल भी हो जाएंगे। होता क्या, उम्मीद सब रखते हैं। पेपर देखे आए भैया, पेपर में आ रहे हैं 70 में से 20 मार्क्स और उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं मेरे तो 40 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, जितनी मेहनत है उतना ही फल मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त से मेहनत कीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और आपके पास टाइम है, यूटिलाइजेशन कीजिए, समय की कीमत को पहचानिए। ठीक है, और कहते हैं ना समय ही सोना है, मतलब समय ही सोना मतलब सोना नहीं है, मतलब गोल्ड। समय मतलब क्या है? गोल्ड है। और गोल्ड की जितनी आप कीमत है उस हिसाब से समय की भी बहुत कीमती है। ठीक है, समय की बहुत कीमती समय है आपका। टाइम इज़ गोल्ड, नॉलेज इज़ पावर। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ज्ञान ही शक्ति है, तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी पावर को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए। तो ये है एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्काइन अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इनमें क्या लगता है? इनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। क्या होता है? एकल बंध।
कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, एकल बंध। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड, द्विबंध। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। इनमें जो प्रत्यय लगता है पीछे, क्या लगता है, एन। हिंदी में वैसे लिखे तो एन, एन। इनमें क्या लगता है, इन, इन लिखते अपन। और इनमें क्या लिखते, आइन। इनमें एन लिखते हैं, इनमें इन लिखते हैं, और इनमें क्या लिखते हैं अपन, आइन लिखते हैं। फिर इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, है ना, जनरल फार्मूला। सामान्य सूत्र CnH2n+2। इनका होता है CnH2n और इनका होता है CnH2n-2। ये सामान्य सूत्र हो गए। अब जैसे कि इसमें अपन बात करें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये ध्यान से देखना, एन इक्वल अगर मैं 1 लिखूं, एन इक्वल 1 लिखूं तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से देखना, CH4। एन इक्वल 1 तो देखो ये CH4 बन रहा ना, CnH2n+2। देखना, एन की जगह 1 लिखा अपनों ने, यहाँ पे क्या है, 2 एकम 2 और 2 और 2 4, CH4। यदि मैं n इक्वल 2 लिखूँ, n इक्वल 2 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, C2H6। C2H6 से क्या हो जाएगा, CnH2n+2। यही फार्मूला, n की जगह 2 और 2 दूना 4, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। n इक्वल 3 लिखूं तो क्या हो जाएगा, C3H8। 3 दूना 6, 6 और 2 8। n इक्वल लिखूं 4 तो क्या लिखूंगा, C4H10। समझना, C4H10। तो ये क्या हो जाएगा, C4H10। n की जगह 4, 2 दूना 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ये क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आगे आप जानते होंगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये सब क्या है, इनको क्या कह सकते हैं अपन, एल्केन कह सकते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब जैसे कि इसमें शुरुआत करते हैं n बराबर 2 से। n बराबर 2 लिखेंगे तो देखो फार्मूला क्या बनेगा, C2 और 2 दूना 4, C2H4। डायरेक्ट डबल कर दो। n इक्वल अगर 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H6। n इक्वल 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H8। n इक्वल अगर मैं लिखूं 5 लिखूं तो क्या हो जाएगा, C5H10। अब इसमें इन लगता है तो ये क्या लिखेंगे, एथीन। क्या लिखा मैंने, एथीन। इसको क्या लिखूंगा, प्रोपीन। इसको क्या लिखूंगा, ब्यूटीन। इसको क्या लिखूंगा, पेंटीन। समझना ध्यान से। इसी प्रकार से यहां पर n इक्वल मैंने लिखा 2 तो क्या फार्मूला बनेगा, C, ध्यान से देखिए, C2, 2 दूना 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो C2H2। फिर n इक्वल अगर मैं 3 लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, C3H, 3 दूना 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो C3H4। फिर लिखवा रहा हूं मैं N4 तो क्या हो जाएगा, C4, 4 दूना 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, H6। यदि मैं लिख रहा हूं n इक्वल 5 तो क्या हो जाएगा, C5 और H क्या लिखूं, 5 दूना 10, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इनकी क्या है, जैसे संरचना सूत्र बनाएं तो ये C2H2 लिखा, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, स्ट्रक्चर पहले तो ऐसे लिख देता हूं मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये श्रृंखला सूत्र हो गया। और संरचना सूत्र ऐसे हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। समझना, ऐसे ये C3H4 लिख रहा हूं तो ये लिखा मैंने CH3, C ट्रिपल बॉन्ड ये CH। ये श्रृंखला में ऐसे लिख दिया। क्या है ये, प्रोपाइन। चलो इसको क्या लिखेंगे, एथाइन, आइन लगा रहा,
एथाइन, और ये क्या है, प्रोपाइन, प्रोपाइन। ध्यान से देखना, ये क्या है, ब्यूटाइन, और ये क्या है, पेंटाइन। समझते रहिए, ये हो गया पेंटाइन। इसको श्रृंखला सूत्र कैसे लिखेंगे इसका, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए कार्बन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 6 है, 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन। पेंटाइन में CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए जल्दी से, कार्बन कितने, 5 है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 8 है, 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इनको कहते हैं अपन एल्काइंस। अब इनकी संरचना कैसे बनती है, जैसे कि मैं एक ही बताया था पेंटाइन की, तो पेंटाइन की आपको संरचना बनानी है, तो ये लिखा आप लोगों ने CH3, फिर लिखूं CH2, फिर लिखूं CH2, फिर लिखूं C और ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गई संरचना। ऐसे इनकी भी संरचना बन सकती है, इसकी भी संरचना बन सकती है। आपको एक खास संरचना बता देता हूं, इनकी भी संरचना आप बाकी बना लोगे। C4H10 की स्ट्रक्चर कैसे होती है, CH2, भैया ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, अगर इसको श्रृंखला में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, CH3 CH2 CH2 और ये CH3। ध्यान से देखना, ये ब्यूटेन है। अगर मैं इसमें से एक CH2 गायब कर दूं तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। अगर इसमें से मैं एक CH2 और गायब कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। और अगर मैं इसको गायब कर दूं और यहां पे लिख दूं H तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर जैसे कि देखो वापस से बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर किसकी बनी, मेथेन की। ध्यान से देखना, मेथेन की। अब ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, ये बन गई एथेन की। अब ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, ये संरचना किसकी बन गई, प्रोपेन की। फिर ये संरचना किसकी बन गई, ब्यूटेन की। समझना, ये क्या बन गया, ये क्या है, ब्यूटेन। भाई साहब क्या है, ये ब्यूटेन है। ऐसे ही ये क्या है, मेथेन है। फिर यहां CH3 लिखा, क्या बन गया, CH3 एथेन है। फिर लिख रहा हूं मैं CH2 और ये CH3 क्या है, इसको क्या कहोगे आप, प्रोपेन। फिर इसको क्या कहोगे आप, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है। इसको ब्यूटेन कहूं, इसको कहूं या इसको कहूं, तीनों ही क्या है, ब्यूटेन है। ये क्या है, अणुसूत्र है। ये श्रृंखला में लिख रखा सूत्र, और ये क्या है, संरचना सूत्र है। आ गया समझ में। ऐसे इनकी भी संरचना बना सकते हो, ब्यूटीन, पेंटीन, प्रोपीन, जिसकी भी एक हाथ बता देते हैं आपको। जैसे मैं बता रहा हूं ब्यूटीन की, तो ब्यूटीन को ऐसे लिख सकते हो आप, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है कि नहीं। ब्यूटीन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 8, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। ये तो हो गई श्रृंखला सूत्र। अब संरचना सूत्र कैसे बनाऊं इसका, देखिए जल्दी से। ये CH3, ये CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड और ये H और ये H। समझ में आया, क्लियर है। तो इनकी आप संरचना सूत्र ये आपने 11th में पढ़ लिया था। तो मेनली अपनों ने बेसिकली हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी ली, उतार लिया। चलो आज का जो ये लेक्चर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीखोगे। यहां पर बहुत सारी बेसिक चीजों की बात करेंगे, और ये बेसिक चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में, पढ़ने में, सारी चीजों में मजा आ जाएगा। अब बात करें एल्किल और एरिल समूह। एल्किल और एरिल समूह नोट कर लीजिए जल्दी से साथ के साथ में। एल्किल और एरिल समूह, अपन ने एल्केन, एल्किल, एल्काइन की बात करी, वो अलग है, और एल्किल और एरिल ये बात अलग है बिल्कुल। ठीक है,
तो एल्किल और एरिल समूह किसे कहते हैं, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। एल्किल समूह किसे कहते हैं, तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, निकल जाता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलने पर आपको क्या मिलेगा, एल्किल समूह मिलेगा। तो ये है एल्केन। एल्केन का फार्मूला, एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनका फार्मूला क्या है, CnH2n+2 है। तो जैसे ये एल्केन लिया आप लोगों ने CH4 एल्केन माइनस हाइड्रोजन, ये मिला आपको CH3। ऐसे ही C2H6, इसमें से आपने निकाल दिया एक हाइड्रोजन, एथेन है ये, बना C2H5, इनको क्या कहोगे आप, एल्किल। ये क्या है, एल्किल, उतार लीजिए, इनको कहोगे आप एल्किल, C2H5, ठीक है। ऐसे ही आप लिखो C3H8 प्रोपेन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लो, ये बन जाएगा C3H7। C4H10, एक हाइड्रोजन निकलेगा C4H9। ऐसे ही C5H12, एक हाइड्रोजन आउट होगा, ये मिलेगा आपको C5H11, उतार लीजिए। देखिए इसको क्या कहेंगे, मेथिल, आपने नाम तो सुना होगा। CH3 को क्या कहेंगे, मेथिल। इसको कहोगे आप एथिल, इसको कहोगे आप प्रोपिल, इसको कहोगे आप ब्यूटिल, इसको कहोगे आप पेंटिल। समझ में आ गया, पेंटिल। ऑल ओवर इन सबको क्या कहोगे, एल्किल। मैं कहूँ एथिल तो एथिल क्या है, एक एल्किल। मैं कहूँ एक प्रोपिल तो प्रोपिल क्या है, एक एल्किल। मैं कहूँ पेंटिल, पेंटिल क्या है, एक एल्किल। ऐसे ही ये सारे क्या है, इनको क्या कहोगे आप, एल्केन। क्या है ये, मेथेन। इसको क्या कहोगे, एथेन। ये क्या है, प्रोपेन। इसको क्या कहोगे भैया, ब्यूटेन। इसको क्या कहोगे आप, पेंटेन। जल्दी से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये है, अभी बात करी अपनों ने एल्किल की। तो एल्किल किनको कहते हैं, इनको कहते हैं जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो आपको क्या मिलेगा, एल्किल मिलेगा। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, जो भी है वो क्या है, जिनमें इल लगता है, इनको क्या कहोगे आप, एल्किल कहोगे। आया समझ में। और एल्किल के लिए सबसे बढ़िया बात है कि इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और RH लिख दो, वापस हाइड्रोजन जोड़ दो, तो RH को क्या कहोगे आप, एल्केन कहोगे। नोट कर लीजिए, आर बोलो तो क्या है, एल्किल। आर बोलो तो क्या है, इसको क्या कहोगे, एल्किल कहोगे। ठीक है, आर बोलो तो क्या है, एल्किल। जैसे ये मैंने लिखा RCl, RCl की मतलब आर की जगह आप लिख सकते हो CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl या C4H9Cl, ऐसे लिख सकते हो। तो आपको कहीं कि आर के दर्शन हो जाए तो कंफ्यूज मत होना, आर मतलब क्या है, एल्किल। आर मतलब क्या है, एल्किल। ओके, आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं भैया अपन एरिल। तो नाम तो सुना होगा भैया आपने, एरिल क्या होता है। एरिल क्या होता है, तो बेंजीन नाम सुना आपने भैया। तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बनता है आपको, एरिल। और एरिल भी कह दो या फिर इसको क्या कह दो, फेनिल भी कह दो तो भी चलेगा, एरिल या फेनिल। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या होगा, C6H5। C6H5 क्या है, फेनिल है। इसको क्या कहोगे आप, फेनिल ग्रुप कहोगे। C6H5 को फेनिल कहना है आपको। ठीक है, बेंजीन की संरचना आपको मालूम होगी, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, सब जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अल्टरनेट क्या है, ये है। इसको आप कहीं पे ऐसे लिखा हुआ तो भी बेंजीन ही मानो, इसको कहीं पर ऐसे है तो भी बेंजीन है, कहीं पे ऐसे है तो भी बेंजीन है। ये बेंजीन है। अब बेंजीन में वापस ये चीज़ होती है कि अगर कहीं पर आपको मिले
कि 1-2 पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं आर्थो। अगर 1-3 पोजीशन पर कोई दूसरे ग्रुप जुड़े हुए, समूह जुड़े हुए 1-3 पोजीशन पर कोई एटम से जुड़ा हुआ है या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको कहोगे आप मेटा। और अगर 1-4 पोजीशन है, 1-4 पोजीशन, ये 1-4 पोजीशन, तो इसको क्या कहोगे आप? पैरा पोजीशन। 1-4 को क्या कहोगे? पैरा पोजीशन। ध्यान रखना, अगर बेंजीन जो होती है क्या होती है? प्लेन में होती है। तो अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो भी ये भी आर्थो है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो भी आर्थो है, क्योंकि जहां कहां से शुरुआत करेंगे? कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। रिंग तो क्या होती है? प्लेन में होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर पे लगा हुआ तो इसको एक पोजीशन मान लिया, इसको एक, इसको भी मान सकते हैं, एक इसको भी मान सकते हो, तो 1-2 या 1-2, 1-2 या 1-2 ऐसे हो जाएगा। तो वो कौन सा ग्रुप जुड़े हुए, अलग अलग ग्रुप जुड़े रहते, प्रायोरिटी के आधार पर नंबरिंग करी जाती है। वैसे तो आपको यहाँ कंफ्यूज ना होना कि ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन आर्थो है, ये आर्थो है, ये आर्थो है। अगर ये मेटा है तो ये भी मेटा ही है। अगर कोई ग्रुप ऐसे हैं यहां पर है तो इसको भी आप क्या कहोगे? मेटा पोजीशन ही कहोगे। अगर ये पैरा है तो इसको भी आप पैरा ही कहना, आमने सामने। अगर ये पैरा है तो इसको भी आप पैरा ही कहना, कुछ अलग मत कह देना कि ये कौन सा है। कंफ्यूज मत होना कि पैरा किसको बोले। रट रखा है कि एक ऊपर जुड़ा हुआ है, एक नीचे ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको पैरा कहेंगे, बाकी को क्या कहें, ऐसा आप सोचना ही मत। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया एरिल ग्रुप किसे कहते हैं, इसके बारे में। ठीक है साथियों, तो अपन इसका बेसिक का जो पार्ट 2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो वाला वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कंपाउंड बनाते हैं, किस कंपाउंड का क्या नाम होगा, और एक साथ में आप कई कंपाउंड्स के नाम आसानी से याद करना सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ये एथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, प्रोपिल क्लोराइड है, आपको आसानी से यह नाम याद हो जाएंगे जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो याद करने की ट्रिक से बताएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसका भाग 2 में। ओके।